लेकिन आज खबर भी आई थी कर्नाटका बैंक पे 1.09% स्टेक आईसीसी बैंक ने कर्नाटका बैंक का खरीदा है मार्च तिमाही में। 1:30 बजे जब कॉलर शो कर रहे थे, एक कॉलर याद है आपको, उन्होंने बोला था कि मैंने बेच दिए शेयर, हालांकि प्रॉफिट में बेचे थे। मैंने कहा था कि ऐसे शेयर को बेचना ठीक रहेगा जो नए हाई छू रहा है, और 160 के लेवल के पार पहुंच गया, 157 पे उन्होंने बेचा था, प्रॉफिट में बेचा था। हालांकि ठीक है, उनका ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव होगा, लेकिन 160 के लेवल्स को पार करके 160 के लेवल को पार करके। वैसे भी कर्नाटका बैंक कुछ एक अच्छे बैंक्स में से एक था जिसका ऑपरेशन एफिशिएंसी भी इंप्रूव हुई है, और अब डीसीबी को भी आप देख सकते हैं 160 के लेवल पे तो इसने पार किया। आज ये 10% ऊपर डीसीबी के नंबर्स आने हैं, ये करीब 3.5% ऊपर आ चुका है, और इसके अलावा ये अपने साल के उच्चतम स्तरों पर भी है। बैंक ऑफ इंडिया और ओबीसी, ये दो बैंक और हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्ले किया है। अभी अभी आइशर मोटर्स के अंदर भी हमको एक सडन स्पाइक देखने को मिल रहा है, आप एक बार देख सकते हैं। आइशर मोटर भी ऑलमोस्ट इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पर लौट आया है। एक इंफ्रा कंपनीज पर भी आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि टिपिकली जय कुमार इंफ्रा, एनसीसी और एससीसी ये सड़क निर्माण के ज़्यादा ऑर्डर्स लेती है, और यहाँ पर भी जो सरकारी गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी तेज़ हुई हैं। ऐसा नहीं कि इंफ्रा में इन कंपनीज का और काम नहीं है, लेकिन ये टिपिकली जानी जाती हैं अपने सड़क कारोबार के लिए। तो शायद हो सकता है कोई गवर्नमेंट की और पॉलिसीज़ चेंज होकर आ रही हो। वैसे भी जो मंत्रालय है इस चीज़ को लेकर काफ़ी गंभीर है कि इसमें जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा समय में सड़कें बना दी जाएँ। एक बार एससीसी पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए मानस, ये चार्ट कितना ठीक लग रहा है आपको? एक बार होल्डिंग है इसकी, होल्ड कर सकते हैं जिनके पास भी है। मानस सुन पा रहे हैं आप मेरे को? शायद मानस से संपर्क नहीं है। विवेक आप बताइए, आप चार्ट देखिए, एससीसी कितना तेज लग रहा है आपको अभी? और देखिए एनसीसी और एससीसी दोनों ही काफ़ी बुलिश लग रहे हैं। अगर मैं एनसीसी की बात करूं तो एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है 88 के ऊपर। डेली चार्ट्स में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है जो इंडिकेशन दे रहा है कि 98 रुपीज़ तक का अपराइज मिल सकता है। तो मुझे लगता है कोई फ्रेश पोजीशन भी बनाना चाहता है तो यहाँ पर बना सकते हैं। 83.50 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। जहाँ तक एचसीसी का सवाल है, एचसीसी भी चार्ट्स में काफ़ी बुलिश लग रहा है। मुझे लगता है अगर फ्रेश पोजीशन किसी को बनानी है तो 43.50 का लेवल क्रॉस होने का वेट करें। उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है, अगर 43.50 का लेवल क्रॉस होता है तो ऊपर में 47 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ठीक है जिमित, वैसे आप ये लिकर कंपनीज पे क्या राय रखते हैं? क्योंकि आज भी इनमें पुल बैक आ तो रहा है, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाला पुल बैक नहीं है जितना होना चाहिए टिपिकली। यूनाइटेड स्पिरिट्स ने अपनी गिरावट को रोक दिया, ब्रीवरीज हरे निशान में आ गया है। आपकी रिकमेंडेशन क्या है? छोड़ देंगे इस सेक्टर को क्योंकि ये पॉलिसी फ्रेमवर्क में बहुत फंस गया आप तो? सी आई थिंक अगर आप ये पूरा सेक्टर देखें तो फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव और प्राइस पर्सपेक्टिव देखें तो ये काफ़ी करेक्ट हो गए। आई थिंक यूनाइटेड स्पिरिट्स पिछले महीने या शायद फेब में 2450 का भाव होता था, वहाँ से एक अच्छी खासी 25% की करेक्शन देखने मिली है। बट हर बाइक और इन्वेस्टर इसमें हाथ डालता है, 2100 पे हाथ डालता है तो वो 1800 हो जाता है, 1900 हो जाता है। आई थिंक ये एक फॉलिंग नाइफ में हाथ डालने जैसा हो गया है। एंड आई थिंक फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, जब तक जो एंटायर गवर्नमेंट की नैरेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू लिकर वो क्लियर नहीं हो जाती, आई थिंक फ्रेश इन्वेस्टमेंट या फ्रेश एलोकेशन ये सेक्टर में अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर पेसिमिज्म बहुत हाई है, इसीलिए वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। बट अगर एमपी का जो स्टेप था वो अगर दूसरे स्टेट्स भी फॉर यूज़ करते एज अ पॉपुलिस्ट मेजर, तो आई थिंक इसमें और सिग्निफिकेंट दबाव देखने को मिलेगा। करंटली फ्रॉम अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव ये पूरा सेक्टर अवॉइड रहेगा। राइट, कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जो अभी दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंचे हैं। भारत फोर्ज देखिए, ये स्टॉक में एक्टिविटी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, वायदा कारोबार का हिस्सा है। स्मार्ट मूव है, 2% की तेजी बन चुकी है। जैन इरिगेशन 104 के लेवल को पार कर चुका है, अच्छी तेजी एफएनओ कारोबार में। एक स्टॉक है जो एफएनओ में नहीं है, शक्ति पंप्स, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं खरीदारी आज डेफिनेटली आज के बाजार पर देखने को मिल रही है। स्टॉक पर तगड़े रिटर्न्स है, 9.5% की तेजी बन चुकी है। मानस, जैन इरिगेशन, शक्ति पंप्स, इरिगेशन से जुड़ी कंपनी, सिंचाई से जुड़ी कंपनियां क्या पसंद है? कोई टेक्निकल चार्ट जो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा हो आपको? इनफैक्ट जैन इरिगेशन पे ही सलाह दे, 104 के ऊपर है ये स्टॉक। देखिए जैन इरिगेशन बेहतरीन लगता है क्योंकि एक रैली हमने 92 से 103 तक देखी, फिर कंसोलिडेशन देखने को मिला 3-4 दिन, और इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज देखने को मिला है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो ट्रेडिंग के मौके तो बिल्कुल दिखते हैं। मैं समझता हूँ कि 110-111 तक के टारगेट सेट किए जा सकते हैं। करंट लेवल्स पर खरीदारी करें, स्टॉप लॉसेस 101.50 के नीचे लगाएं।
इस बीच अदानी पावर के एक बयान और आ रहा है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, कई लोग पूछ रहे थे कि आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, तो कह रहे हैं कि अभी हम उसके फैसले की कॉपी हमको नहीं मिली है, एक बार हम कॉपी को स्टडी करेंगे, कितना डैमेज है कितना नहीं है ये पता लग जाएगा। शायद इनको कॉपी अभी नहीं मिली है। और दूसरा, हालांकि ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट काफ़ी हद तक कैलकुलेट कर चुके हैं कि शायद 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का डेंट पहुंचेगा इनको, क्योंकि ये 2010 से चल रहा मामला है, जब भी इन्होंने इंडोनेशिया से इंपोर्टेड कोल इस्तेमाल किया था अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, और बाद में ये कोयला ट्रीटी बदलने की वजह से महंगा पड़ा। इन्होंने कहा कि हमको कंपनसेशन चाहिए, सरकार ने कहा नहीं देंगे। CRSC के जीत के एपिटल में इनके फेवर आ गया, लेकिन SC ने कहा नहीं, पैसा नहीं मिलेगा, बढ़ी हुई कीमत आपके हाथ में नहीं बनती है, तो इसको नुकसान तो मिला है। फिलहाल कॉपी इनको नहीं मिली है। ये एक अपडेट और हमको जो मिला हमने आपके साथ साझा किया। इसके अलावा टायर कंपनीज पर आपका रिकमेंडेशन क्या विवेक? आज सीएट या फिर MRF, अपोलो टायर, किसी एक को BTST करके जा सकते हैं? क्योंकि देखिए अब ना थोड़ा सा कन्विक्शन आ गया है मार्केट के अंदर, 90-200 होल्ड हो गया, टायर कंपनीज ने लीडरशिप ले ली। अब ये लीडरशिप एक्सटेंडेड भी हो सकती है क्योंकि साइक्लिक नेचर है, जो दिक्कत थी वो एज इट इज़ है नहीं। आज सियाम के डाटा आए, सिर्फ 2 व्हीलर सेगमेंट को छोड़ के ज़्यादातर डाटा ठीक दिख रहा है। FY18 की ग्रोथ भी ठीक ठाक बता रहे हैं, वो हो जाएगी, भले म्यूटेड रहेगी लेकिन ग्रोथ होएगी। ठीक लग रहा है कि इस टायर कंपनीज में कुछ आपको? देखिए ओवरऑल देखें तो ज़्यादातर टायर स्टॉक्स में अच्छा मूव आ चुका है, लेकिन अगर फ्रेश एंट्री के हिसाब से BTST के हिसाब से आप बात करेंगे तो मुझे JK टायर अच्छा लग रहा है। JK टायर में या तो करंट लेवल्स पे या यहाँ से 1 रुपये और नीचे अगर आज मिलता है तो काफ़ी अच्छा एंट्री लेवल बन रहा है। नीचे में स्टॉप लॉस जो रखा जा सकता है वो है 138 का, ऊपर में मुझे लगता है 149 रुपये और 153 रुपये तक का प्राइस फिर से देखने को मिल सकता है इसमें। ठीक है मानस, एक शेयर आप देखिए, वो सीमेंट कंपनी का इंडिया सीमेंट, थोड़ी देर पहले हम इसको डिस्कस कर रहे थे, ये आज 170 तोड़ के 175 की तरफ जा सकता है। अगर जाने वाला है तो हमको स्टॉप लॉस क्या रखना है ये बता दीजिए। देखिए ज़्यादातर सीमेंट काउंटर चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं। इंडिया सीमेंट ने आज एक बिल्कुल फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, 166 के इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक किए हैं, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर एक ट्रेडिंग के मौके आप ढूंढ रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस के लेवल रहेंगे 164 के, और आपके टारगेट आप सेट कर सकते हैं 175 के, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2 से 3 दिनों में इंडिया सीमेंट टेस्ट कर सकता है। संजीव भसीन इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इंडिया इन्फ्लुएंसर। संजीव, पहले तो शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। देखिए आप बिल्कुल अच्छे मुहूर्त पे जुड़े हैं। 2-3 दिन का ना थोड़ा सा नेगेटिव वातावरण था बाजार के अंदर, आज थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि बाजार 9200 के ऊपर भी है। थोड़े ट्रेडर्स जो फंसे होते हैं ना, आज लेवल्स देख के खुश हो रहे होंगे। अब मेरा यही एक बेसिक सवाल है, ये धोखा या फिर मौका है? हाँ, गुड आफ्टरनून दिव्या, आपने अच्छी अटकली लगाई है। हमें लगता है दोनों चीज़ हैं। फॉरेनर्स की लेफ्ट आउट फीलिंग बहुत हाई है, म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है और रुपी काफ़ी स्टेबल है, तो स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ से निफ्टी में ज़्यादा तेज़ी नहीं लगती, 50-100 पॉइंट 93-93 जा सकता है, लेकिन हमें लगता है रिजल्ट्स का बेस्ट ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, रिजल्ट शुड डिसअपॉइंट। तो वी वुड से कि सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल में करेक्शन आएगी, वहाँ पे आपको 87, 8750, 8800 का लेवल ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे कॉशन ज़रूर रखिए, स्टॉक स्पेसिफिक रखिए, लेकिन निफ्टी पे हमें ज़्यादा अपसाइड दिख नहीं रहा। अच्छा संजीव, अभी आप कह रहे हैं ना कि क्वार्टरली 4 पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड होना है, थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है। ज़्यादा दिक्कत कहाँ पर है? ये IT में है जो कि इन्फोसिस से दिख रहा है हमको, या फिर किसी और टिपिकली सेक्टर को आप ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि लास्ट क्वार्टर में हम वी वर ऑल सरप्राइज्ड ऑन दी अपसाइड, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन का जो एक पहला पड़ाव था वो कंपनियों ने काफ़ी अच्छी तरह से भेजा था, हैंडल किया था, लेकिन अब की उसका रेजिडुअल पोर्शन काफ़ी रहेगा। और हमें लगता है उतना जो जितना हमें अपसाइड हम इन कैप्चर कर रहे हैं प्राइसेस में, वो शायद नहीं आएगा। हमें नहीं लगता बैंकों में या सीमेंट कंपनियों में या पेंट कंपनियों में इस तरह का उछाल आएगा, क्योंकि लेफ्ट आउट फीलिंग और वॉल्यूम से हमें दिख रहा है कि ज़्यादा रुझान उसमें दिख नहीं रहा। साथ में IT, फार्मा, टेलीकॉम में तो काफ़ी हमें डिसअपॉइंटमेंट दिखेगी। तो ये परसों हमें पता लग जाएगा इन्फोसिस की क्या गाइडेंस है, क्या उनके नंबर्स हैं। बट यहाँ पे ऑन द डाउन साइड हमें थोड़ा सा घबराहट है, नॉट ऑन दी अप साइड। तो हम कह रहे हैं कि बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन। इस भाव पे अब आप 27-28 टाइम एक 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस इन कर रहे हो,
अर्निंग्स को विच इज़ फेयरली स्टीप। तो करेक्शन अगर अर्निंग्स की वजह से आया डिसअपॉइंटमेंट की तो वो थोड़ा सा काफ़ी शार्प हो सकता है। अच्छा संजीव, लेकिन घबराहट तो आज अदानी पावर के स्टॉक को देख के भी हो रही है, हमें तो हो ही रही है, लेकिन जिनके पास शेयर्स थे उनको भी बहुत ज़्यादा घबराहट है। क्या किया जाए अदानी पावर साथ साथ टाटा पावर में? और ये जो REC PFC में जिस तरह की खरीदारी है, वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल थे, इसके कारण आज खरीदारी होती हुई नजर आई। आपने आइडेंटिफाई किया इस पूरे इशू को लेकर, कंपनसेटरी टैरिफ और साथ साथ जो पावर फाइनेंस कंपनियों में तेजी है, इसको आप समझाएंगे कैसे निवेशकों को? आप नहीं, देखिए पावर फाइनेंस कंपनीज वो ऑलवेज इन अ स्वीट स्पॉट, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स भी घट रहे थे और साथ में जो उदय के साथ जो इम्प्लीमेंटेशन था उससे उनके काफ़ी जो रिसीवेबल्स थे वो पॉजिटिव हो गए थे। हाँ, लेकिन यहाँ ये केवियट है कि हमने REC 180 रुपये कम बोनस कहा था, जो आज ऑलमोस्ट एक्स बोनस से डबल हो चुका है। तो यहाँ एक लेफ्ट आउट फीलिंग पावर सेक्टर रिफॉर्म की वजह से आ रही है। हम अभी भी कुछ यूटिलिटीज़ और कुछ जो ट्रांसमिशन कंपनीज है उनमें काफ़ी दारोमदार रखेंगे। तो पावर ग्रिड हो गया, कैलकाटा इलेक्ट्रिक हो गई, टॉरेंट पावर हो गया, या जो कैपिटल इक्विपमेंट बनाते हैं पावर का ABB, सीमेंस, और उन शेयरों पे हम काफ़ी बुलिश हैं, बट नॉट ऑन द अडानी पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे बहुत कॉशन है, और टाटा पावर पे भी, क्योंकि जो अल्ट्रा मेगा की प्राइसिंग का आपने अभी विश्लेषण किया, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, वो एक थोड़ा सा नेगेटिव है उनके लिए। ठीक है, क्योंकि अब इवेंट्स क्वार्टरली नंबर्स पर आकर रुक गया है और इन्फोसिस सबसे बड़ा प्लेयर है, जिससे नंबर से काफ़ी हद तक ना केवल इन्फोसिस की स्थिति पता लगेगी बल्कि IT को भी जज करना थोड़ा सा आसान हो सकता है। अंचल हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक नंबर से पहले कैसे रह सकते हैं नंबर, ये बताने के लिए। बताएं अंचल। शुक्रिया डिम्पी। इन्फोसिस के केस में इस बार फ्लैटिश टू नेगेटिव टोन पे नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। देखिए नॉर्मली Q4 कंपनी के लिए और सेक्टर के लिए एक वीकर क्वार्टर माना जाता है, लेकिन इस बार क्वार्टर में कंपनी की आय महज 0.1% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है और 17,285 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखेगी। वहीं डॉलर रेवेन्यू की जहां तक बात रही, 1.5% तक की बढ़त आएगी। देखिए क्रॉस करेंसी का इस बारी 0.3% से 0.4% तक का सपोर्ट मिलेगा डॉलर आय को, और कारण है डॉलर के मुकाबले जो अन्य करेंसियों में एप्रिसिएशन है वो कहीं ना कहीं क्रॉस करेंसी टेलविंड्स के तौर पे आता हुआ दिखेगा। लेकिन भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ मार्जिन देखने को मिलेगा आपको साफ तौर पे। करीब 1.7% की मजबूती रही है रुपये में डॉलर के मुकाबले, और उसी की वजह से जो एबिट मार्जिन है वो करीब 0.4% तक श्रिंक करते हुए दिखेंगे। उम्मीद ये लगाई जा रही है 24.7% के एबिट मार्जिन इस बार कंपनी पोस्ट करेगी। रही बात मुनाफे की, तो मुनाफे का आंकड़ा थोड़ा और स्टीप गिरकर करीब 4% गिरकर 3,570 करोड़ के आसपास रह सकता है। इसकी कांस्टेंट करेंसी गाइडेंस इस बारी काफ़ी क्रिटिकल होगी। पिछली बार इन्होंने अपनी कांस्टेंट करेंसी गाइडेंस में बदलाव किया था, 8.8% टू 9% से बदल के उसे 8.4% से 8.8% किया था। अनुमान है FY 18 के लिए 8% टू 10% की कांस्टेंट करेंसी गाइडेंस कंपनी देती हुई दिखेगी। और कुछ ब्रोकर्स का ये भी मानना है नतीजों के साथ साथ शायद बायबैक का भी ऐलान हो सकता है, और कंपनी के एक अच्छा खासा कैश है जिसमें से करीब 12 से 13 हज़ार करोड़ की रकम बायबैक के लिए कंपनी अनाउंस कर सकती है अपने रिजल्ट्स के साथ। जमीत, इसमें 2-3 चीज़ें हमको समझ में आ रही है। एक तो करेंसी का थोड़ा सा नेगेटिविटी इस बार के नंबर्स में रहने वाली है। टिपिकली इनको भी नहीं पता था कि इतना रुपया मजबूत हो जाएगा डॉलर्स के मुकाबले। सबके लिए सरप्राइजिंग है एक्चुअली, ना केवल IT के लिए, सबके लिए। दूसरा, एक ना रिजल्ट्स में हमको बार बार वर्ड सुनने को मिल रहा है बायबैक। टिपिकली शायद हो सकता है अगर नंबर्स कहीं भी अच्छे ना हुए ना तो मैनेजमेंट इसको हैच करने के लिए एक बायबैक की अनाउंसमेंट भी कर सकती है। मार्केट में रिदम ये है, बात ये है कि शायद 1100 के ऊपर का बायबैक आ जाएगा। आप कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं क्या इन्फोसिस में? एक्चुअली लोग अब ये भी बोल रहे हैं कि इसके नंबर्स को छोड़े, इसके कैश रिजर्व को देखिए जो आगे चल के इस्तेमाल करने वाला है। ये ज़्यादा पॉइंट टू बी नोटेड हो जाएगा। आई थिंक अभी फ़िलहाल जो सेक्टर में आई थिंक IT सर्विसेज में ग्लोबली और इवन इन इंडिया हम एक बायबैक का नैरेटिव देख रहे हैं। HCL टेक में देखा हमने, TCS में भी देखा, एंड आई थिंक इन ऑल प्रोबेबिलिटी इन्फोसिस में भी आ सकता है। और जैसे आपने कहा मैनेजमेंट एक कोशिश करेगी कि जो प्राइस फॉल है उसको अरेस्ट करने की, जिसके कारण एक अच्छा बायबैक का प्राइस अगर मिल जाता है तो एक आर्बिट्राज रह जाता है, जिसके वजह से एटलीस्ट प्राइस पे एक फ्लोर लग जाता है। आई थिंक सेक्युलर अगर आप स्टोरी देखें ये सेक्टर में तो वी आर नॉट एक्सट्रीमली बुलिश। सो यानी बायबैक स्टोरीज के लिए इन्वेस्टर अगर ये प्ले करते हैं तो ठीक है, बट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव देखें
तो जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है एज फार एज ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो सारे लार्ज ट्रेंड्स प्ले आउट हो रहे हैं इन दी आईटी बिजनेस करंटली, इंडियन आईटी कंपनीज काफ़ी हद तक पीछे रह गई है ये सारे ट्रेंड्स प्ले आउट करने में, एंड इसका इम्पैक्ट हमें अभी देख रहा है और आई थिंक आगे जाकर ये और एक्सेलरेट हो जाएगा। तो शायद बायबैक पेंडिंग है तो 2-3 महीने तक भाव टिक जाए, बट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव हम इन्वेस्टर्स को नहीं रेकमेंड करें कि ये सेक्टर में एलोकेशन रखनी चाहिए।